कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, एक ही वीडियो में हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनने ही बनने हैं। किसी किसी एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न भी बनते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और ये जो कंटेंट लिया गया है एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है। वीडियो कंटेंट ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने कोई भी बाहरी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है। ओनली जो इस बुक में प्रश्न दिया गया है उसको ही हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अगला सीरीज अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो जाए। ठीक है, टाइम को बिना वेस्ट किए चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। इन्होंने 17 मई 1498 को भारत की खोज किया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो वहां के जो स्थानीय शासक थे जमोरिन, इन्होंने इनका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? मतलब कि जो इनकी फैक्ट्री थी कहाँ बनाई थी? तो कोचीन में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कोचीन में बनाई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। कब नियुक्त हुआ था? तो 1505 में। ठीक है। और भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस के स्थापना 1556 में गोवा में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? तो पुर्तगालियों के द्वारा ही हुआ था। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने। किसने? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने लागू किया था। अगला है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था। कोलंबस ने किया था अमेरिका का खोज। कैप्टन जेम्स कुक ने ये ऑस्ट्रेलिया के खोज किए थे। और तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था। डियाज ने किसका खोज किया था? केप ऑफ गुड होप का डियाज ने खोज किया था। आगे देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, अल्बुकर्क को। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के शासन काल में। ठीक है। फ्रेंच, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए एक पद्धति अपनाया था, जिसको हम बोलते हैं कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा पद्धति अपनाया था? तो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति को अपनाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में ये क्या है? नीदरलैंड है। तो ये भी आपको ध्यान आ गया कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे? तो डच आए थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड के निवासी थे। अब हम आगे देख लेते हैं कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, कौन सी कंपनी कब आई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम बोलते हैं एस्तादो द इंडिया। ये कहाँ की कंपनी थी? पुर्तगाल की कंपनी थी। और इसकी स्थापना हुआ था 1498 में। कहाँ पे हुआ था? कोची में हुआ था। आगे है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बोला जाता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कहाँ की कंपनी थी? ब्रिटेन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में। कहाँ पे हुई थी? तो सूरत में। आगे है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। कहाँ की कंपनी थी? हॉलैंड की। उस समय ये क्या था? हॉलैंड था। जिसकी स्थापना हुई थी 1602 में। कहाँ पे हुई थी? तो मुसलीपट्टनम में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी। इसका स्थापना 1616 में। कहाँ पे? ट्रैंकोबार में, मतलब कि त्रावणकोर में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बोला जाता था द इंडेस ओरियंटलेस। फ्रांस की कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था। ठीक है। अब यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उनके बाद डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ये जो क्रम है ना, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे है यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया और भारत से सबसे अंत में 1961 में यहां से वापस गए। ये आपको पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। तो कब गए थे? तो 1961 में, 1961 में गए थे।
किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था? तो डचों ने आरंभ किया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेज के बीच। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आ चुका है। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे आता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर थे। इनका गठन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो इनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? तो 1608 में आए थे। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी, कौन सी अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की गई थी, तथा प्रथम अस्थायी कंपनी कहाँ, अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित की गई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो मछलीपट्टनम में। और अस्थायी कारखाना कब किया गया था? 1613 में सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फारूक सियर के द्वारा जारी किया गया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, और इसी अवसर पर पुर्तगालियों ने क्या किया था? चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप को दे दिया था। और 1668 में जो चार्ल्स द्वितीय थे 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि बम्बई को कितने पौंड वार्षिक किराए पर दिया गया था? तो 10 पौंड वार्षिक किराए पर दिया गया था। तो किनको दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख शहरों के संस्थापक। कलकत्ता का संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नोक। मद्रास के फ्रांसिस डे। नई दिल्ली का एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर। बम्बई का गेराल्ड ओंगियार। ठीक है। आगे देखते हैं यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में। कब की गई थी? 1668 में। दोस्तों, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे, इन्होंने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। कौन था? फ्रैंको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस वेस्ट ने किया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था वांडीवास के युद्ध में। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। कितने युद्ध हुए थे? तो 3 युद्ध हुए थे। उसको अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-शापेल संधि से 1748 में संधि हुई थी, ये समाप्त हुआ था। चलिए कर्नाटक युद्ध के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। ठीक है। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, और इसकी जो संधि हुई थी एक्स-ला-शापेल संधि से 1748 में, अनिर्णायक रहा। इसका परिणाम क्या रहा? अनिर्णायक रहा। द्वितीय हुआ था 1751 से 55 के बीच में। ये कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। इसका कारण क्या था? कर्नाटक का उत्तराधिकारी युद्ध था, और ये 1755 में समाप्त हुआ था पौंडीचेरी संधि से। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन की जो स्थिति हो गई, मजबूत हो गई। तृतीय युद्ध हुआ था 58 से लेकर 63 के बीच में। इसको हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये पेरिस संधि के द्वारा 1763 में खत्म हुआ, और इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। इसमें एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया है। इसको हमने अभी पहले डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। 1717 से लेकर 1727 तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? तो ढाका से मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो अलवर्दी खां ने किया है।
20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच संपन्न हुई। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने प्लासी का युद्ध में जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था, इसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न ऐसे आते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है। और ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव कौन सा गवर्नर रखा था भारत में? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? मैंने अभी आपको बता ही दिया, पिछले प्रश्नों में डिस्कस किया था। तो प्लासी के युद्ध से माना जाता है, जो कि 23 जून 1757 को। ये जो डेट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट डेट आ जाते हैं, 23 जून, 25 जून, 26 जून, ऐसे करके आ जाएंगे, इसीलिए आपको डेट पक्का याद रखना है। ठीक है। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को अवध का नवाब सजाउदौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। किस युद्ध में? तो बक्सर के युद्ध में। कब? 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था? सजाउदौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है। अब बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। अब बक्सर का जब युद्ध हो गया तो उसके पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और कलायू के मध्य हुआ। ठीक है। और उसके बाद में इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी हुई। इनके मध्य हुई? कलायू के मध्य और अवध के नवाब सजाउदौला के मध्य संपन्न हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी द्वैत शासन की स्थापना। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। जैसे कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तब 20 जून 1756 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि अभी हमने डिस्कस किया था, तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और उसके कुछ दिनों के बाद ही, 4 दिन बाद, द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि कब हुई थी? तो 1773 को। ठीक है। आगे हम देखते हैं उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल के 1717 से लेकर 1727 में मुर्शिद कुली खान ने किया था। हैदराबाद का 1724 में निजामुल मुल्क, इनको चिनखलीज खां भी बोलते हैं। भरतपुर का 18वीं शताब्दी में हुआ था, चूड़ामन ने और बदन सिंह ने किया था। कर्नाटक का 18वीं शताब्दी में हुआ था, कौन किया था? शहादतुल्ला खान ने। अवध का 1722 से 24 के बीच में हुआ था, किसने किया था? शहादत खान ने किया था। जयपुर का 18वीं शताब्दी में हुआ था, सवाई राजा जयसिंह ने किया था। उसके बाद रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस के द्वारा की गई थी। और मैसूर का 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा की गई थी। वर्ष 1842 से 44 तक का जो शासन काल है, किनका था? लॉर्ड एलनबरो का। इनका जो कार्यकाल था कुशल अकर्मण्यता की नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कुशल अकर्मण्यता की नीति किसके शासनकाल को जाना जाता है? तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल को जाना जाता है। इनका शासनकाल कब से कब था? तो 1842 से लेकर 1844 तक था। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर के बारे में। सबसे पहला, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह को। कब किया था? तो 1799 में स्थापना किए थे। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से।
25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह को एक धर्मनिरपेक्ष शासक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम था। कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी? तो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। तब कब हुई थी? 1806 में हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह था। कौन था? खड़क सिंह था। कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 को हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 को हुई थी। सालाबाई की संधि तो 1782 को हुई थी। देवगांव की संधि 1803 को हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी। पूना की संधि 1817 में हुई थी। लाहौर की संधि 1806 में हुई थी और अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड गफ के द्वारा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा। किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। अब आगे देख लेते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष, मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? 1767 से लेकर 69 तक। उस समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय? तो लॉर्ड वेरलॉर्ड था। ये जो युद्ध समाप्त हुआ था 1769 में समाप्त हुआ था मद्रास के संधि के कारण। ठीक है, उस समय विशेषता क्या थी? तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम ऐसा शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक। ठीक है, उस समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली ही था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये युद्ध 1784 में समाप्त हुआ था मैंगलोर के संधि के द्वारा। ठीक है, उसका ये युद्ध का विशेष बात क्या रही कि हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से लेकर 92 तक। उस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कर्नवालिस थे। ठीक है, और ये युद्ध 1792 में समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। ठीक है जी, टीपू सुल्तान की स्थिति इस युद्ध में कमजोर हो गई थी। अगला है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। उस समय मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान थे। उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये युद्ध मैसूर सहायक संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसमें क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और मैसूर में वांडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वांडियार वंश के शासक के साथ सहायक संधि के द्वारा की थी। ठीक है ना। आगे है सिख साम्राज्य के जो महाराजा रंजीत सिंह थे इनकी तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। सबसे पहले अंग्रेज का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद के संधि से हुआ था। ये संधि कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कलायू के द्वारा। वर्ष 1722 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। आगे देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था उनके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इसके अंतर्गत क्या किया था? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसका प्रमुख एवं प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा इन्फे बने थे। ये आपको याद रखना है। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा के जन्मदाता किनको माना गया है? लॉर्ड कर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ जो आयोग थे उसके बारे में। एचिसन आयोग, इसकी जो गठन हुआ था 1886 में हुआ था। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड डफरिन थे। इंस्टीट्यूशन आयोग 1912 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी के कार्यकाल में। ली आयोग 1923 में हुआ था गठन, इसका कार्यकाल में तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ली आयोग के सुझाव पे। ठीक है, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। कब स्वीकार किया था? तो 1798 में। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है,
आगे देखते हैं कि राज हड़प नीति में कहा गया है, ऐसा राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किसमें बोला गया है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, राज हड़प की नीति में। ठीक है, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउटरम रिपोर्ट। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्यों का सूची। सबसे पहले सतारा को किया गया था। कब किया गया था? तो 1848 में। जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और सबसे लास्ट में किया गया था अवध को 1856 में। ठीक है जी। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से। किससे? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था 1880 में। भारत का प्रथम अकाल आयोग था, ये भी आपको याद रखना है। भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। सबसे पहले नेपाल में 1816 में। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सिंध पे अधिकार हुआ था 1843 में, उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। भूटान पे 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में था। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था। कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। उस समय जो डलहौजी थे 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। आगे हम देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी थे। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। ठीक है, अंग्रेजी शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो ये भी कारण है, ठीक है ना। लेकिन जो तत्कालिक कारण क्या थे? इनफील्ड चर्बी में कारतूसों का प्रयोग, ठीक है ना, इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। लेकिन ये सब भी उसके कारण थे। कौन कौन से? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, ये सारे कारण थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम्पटन थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? अवध से थे। कहां से थे? अवध से थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। ठीक है, यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आ सकते हैं कि 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में। अब लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किए थे। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन हुरोज ने। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे का। इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को नियुक्त किया था। आगे हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और वहां के विद्रोही नेता कौन थे, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली में। तो दिल्ली में विद्रोही नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे और उनका सेनापति बख्त खां था। ठीक है, ये विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 11 मई 1857 को। और उसको दबाने का काम किसने किया था? निकलसन और हडसन ने। ठीक है, लखनऊ में कमान कौन संभाला था? बेगम हजरत महल। ठीक है, और बिरजिस कादिर ने। 4 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था और कॉलिन कैंपबेल ने उसको दबाया था। झांसी और ग्वालियर का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। ये भी 4 जून 1857 को हुआ। जनरल हुरोज के द्वारा इसे दबाया गया। कानपुर में नाना साहब ने और तात्या टोपे ने कमान संभाली। 5 जून 1857 को विद्रोह स्टार्ट हुआ और कॉलिन कैंपबेल ने इसको दबाया। इलाहाबाद लियाकत अली ने नेतृत्व किया। 6 जून 1857 को स्टार्ट हुआ और कर्नल
नील ने इसको दबाया। फैजाबाद का मौलवी अब्दुल्ला ने जून 1857 में कर्नल नील ने इसको दबाया। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। 12 जून 1857 को इसको दबाया गया। ठीक है, नहीं स्टार्ट हुआ। और विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इसको दबाया था। बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। कब? जून 1857 में स्टार्ट हुआ था। विसेंट आयर ने इसको दबाया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने 1857 में। कब? जनरल रेनॉल्ड ने इसको दबाया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। ये प्रश्न आता है कि 1857 के क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता भी माना गया है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जो शासन था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन 1857 का जब विद्रोह हुआ तो वहां से निकल के कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 को। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, मतलब दूरी बनाए रखी थी। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के नेतृत्व जगदीशपुर में जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर की सिंधिया ने। ठीक है, 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा था? अशोक मेहता ने उस समय लिखा था। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनय दामोदर सावरकर ने लिखा था। 1857 एसएन सेन ने लिखा था। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजमूदार ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टीआर होम्स ने लिखा था। रिवेरियन 1857 ये लिखे थे पीसी जोशी ने। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। ये जो बुक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो आरसी मजमूदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसएन सेन था। कौन था? एसएन सेन था। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत डॉक्टर एसएन सेन ने कहा था, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये किसने कहा था? एसएन सेन ने कहा था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ये किसने बोला था? तो अशोक मेहता ने बोला था। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सर ने बताया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने बोला था? तो आरसी मजमूदार ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने बोला था? जॉन लॉरेंस ने बोला था। उसके बाद 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बोले थे बेंजामिन डिजरायली ने। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। किसने बोला था? तो पी रॉबर्टसन ने बोला था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टीआर होम्स ने बोला था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। टेलर ने और आउटरम ने बोला था। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। किसने बोला था? तो रीज ने बोला था। आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हुरोज ने कहा था, ठीक है, कि भारतीय विद्रोहियों में वो एक अकेली पुरुष थी। तो ये कथन आ जाता है कि भारतीय विद्रोह में वो अकेली पुरुष थी। ये किसके बारे में बोला गया है? तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया है। किसने बोला था? तो हुरोज ने बोला था। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय तो दादा भाई नेहरूजी थे। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नेहरूजी ने। ठीक है, यह विचार किसने दिया था? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पामदत्त।
वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो काउसेजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेरामपुर, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1833 में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पनिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि डाकू राज किस काल को बोला गया है? तो 1765 से लेके और 72 के काल को डाकू राज बोला गया है। ठीक है। प्रमुख कृषि पद्धतियां उनको देख लेते हैं। 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर उनकी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। किसमें? 3 कठिया प्रथा में। ठीक है। आगे है ददनी प्रथा। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिश व्यापारी जो थे भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों से माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम या पेशगी के रूप में धन देते थे। किसमें? ददनी प्रथा में। ठीक है। आगे क्या है? ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसको एक बार हम देख लेते हैं। जो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त इसको बोलते हैं, ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया गया था? तो 1793। कहाँ कहाँ लागू हुआ था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में ये लागू हुआ था, जो कि समस्त ब्रिटिश भारत का 19% था। ठीक है। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों का था। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? जमींदारों को दिया गया था। आगे देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। कौन सा व्यवस्था है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको टॉमस मुनरो ने लागू किया था 1820 ईस्वी में। ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था? बंबई, मद्रास और असम में लागू हुआ था। ठीक है। जो कि ब्रिटिश भारत का 51% था। कितना था? 51% था। ठीक है। ये क्या था? भूमि के मालिक इसमें किसान होते थे। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसानों की थी। ठीक है। इसमें कर की दर कितना था? 33% से 55% कर की दर थी। आगे देखते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी को किसने लागू किया था? होल्ट मैकेजी ने। किसने? होल्ट मैकेजी ने 1822 ईस्वी में। कहाँ कहाँ लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ था। ये समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। ठीक है। इसमें क्या होता था कि भूमि पर गांव का अधिकार होता था। किसका अधिकार होता था? गांव का अधिकार होता था। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। किसमें होती थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है। और कर की दर इसमें 60% तक थी। ठीक है। अब ओवरऑल इनका प्रभाव क्या हुआ, एक बार देखते हैं। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई, कृषि में ठहराव तथा अवनति हुआ, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, और कृषि का वाणिज्यकरण भी हुआ। इसका प्रभाव हुआ। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी? तो रैयतवाड़ी थी। ठीक है। ये 55 से 60% थी। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व निर्धारण से। ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत में रेलवे का जनक। तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण महाराष्ट्र में सन 1853 में थाने से लेकर, बंबई के थाने से लेकर प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक है। मुंबई से लेकर थाने तक, करेक्शन, मुंबई से लेकर थाने तक चलाई गई थी। ठीक है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजरादारी प्रथा, जिसको फॉर्मिंग सिस्टम भी बोलते हैं, का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1859 से लेकर 60 तक हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था, उसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया। किसमें? आनंद मठ में किया गया। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के मध्य में हुआ था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन थे? सुरेंद्र साई थे। कौन थे? सुरेंद्र साई थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
कूका आंदोलन जो कि 1840 से लेके 72 तक चला, किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। आपको ये ध्यान में रखना है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको याद रखने हैं। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? करेक्शन, पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। कहाँ से हुआ था? शेरपुर से लेके गारो पहाड़ी तक हुआ था। फरायजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियाँ थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो वकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, यही उसका उद्देश्य था। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। मानव बलि प्रथा जिसको मोरिया के नाम से जाना जाता है का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरुद्ध विद्रोह खोड़ जनजाति ने किया था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ है? तो वर्ष 1899 में हुआ है। करेक्शन हुआ था। 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किए थे? तो मेजर बारो को किए थे। सन्यासी विद्रोह दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। चलिए देखते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह। ठीक है, चुआर का नेतृत्व किसने किया था? राजा जगन्नाथ ने किया था। कब? 1768 में किया था। कहाँ पे प्रभावित क्षेत्र था? नौनभूम और बीरभूम, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला है हो, इसका नेतृत्व किसने किया था? राजा प्रहात ने किया था। ये 1820, 22 और 32 तक रहा। ये प्रभावित क्षेत्र सिंहभूम और छोटा नागपुर। भील विद्रोह, ठीक है, सेवाराम और त्रैम्बक, ये 1818 से 1848 तक चला। कहाँ चला था प्रभावित क्षेत्र? खानदेश में। खासी विद्रोह, ठीक है, राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बारमानिक। ठीक है, ये 1829 से 32 तक चला था। खासी पहाड़ी था प्रभावित क्षेत्र जो कि असम और मेघालय। कोल विद्रोह बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने नेतृत्व किया था। 1831 से लेकर 32 तक चला। कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र प्रभावित था इससे। रंपा अलूरी सीतारामजू 1879 में चला। आंध्र प्रदेश क्षेत्र प्रभावित था। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई ने, ठीक है, चक्र बिश्नोई ने नेतृत्व किया था 1846 से 48 और 55 तक। खोंडमल में चला था प्रभावित क्षेत्र और उड़ीसा का है खोंडमल। ठीक है, संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हो, ठीक है, 1865 से 66 तक चला था। कहाँ पे? राजमहल पहाड़िया, पश्चिम बंगाल। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। 1899 से 1900 तक चला। छोटा नागपुर क्षेत्र इसका प्रभावित एरिया। भील विद्रोह दौलत सिंह ने नेतृत्व किया था। 1914 से लेकर 15 तक बसवाड़ा और डूंगरपुर, कहाँ पे? दक्षिण राजस्थान में। पावना विद्रोह जो कि 1873 से 76 के प्रमुख नेता किसान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे। ये आपको ध्यान रखना है कि पावना विद्रोह के नेता कौन कौन से? तो ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे। कब से कब चला था? तो 73 से 76 तक चला था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी भीलों द्वारा? तो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था? तो कोल्हापुर में था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। ठीक है, मालाबार तट पे। जो गोविंद गिरी थे, ये मेवाड़, बांगड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले जो भील जनजाति थे, उनके सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था लसोड़िया आंदोलन। ठीक है, तो लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? तो गोविंद गिरी ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अहोम विद्रोह जो कि 1828 से 35 तक चला, किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुका आंदोलन का शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई? तो भगत जवाहर मल के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है विभिन्न किसान आंदोलन, एक दृष्टि में इनको देख लेते हैं। मोपला विद्रोह, ठीक है, जो कि 1836 से लेकर 54 तक चला। प्रभावित क्षेत्र क्या था? मालाबार था। किनके नेतृत्व में चला था? तो के एन हाजी के नेतृत्व में चला था। और इसका कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था, इसीलिए ये आंदोलन को चलाया गया था। नील विद्रोह जो कि 1859 से 60 तक चला। प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। ठीक है, नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। क्यों चलाया गया था? तो यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाया जा रहा था, इसीलिए नील विद्रोह चलाया गया था। पवना विद्रोह 1873 से लेकर 76 तक चला। प्रभावित क्षेत्र बंगाल। नेतृत्व ईश्वर चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय ने किया था।
किस लिए चला था? तो अधिक लगान और वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जों के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के लिए चलाया गया था। दक्कन विद्रोह 1874 से लेकर 75 तक महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर और सोलापुर और सतारा जिले ये प्रभावित क्षेत्र थे। किनके नेतृत्व में चला था? तो बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में चला था। किस लिए चलाया गया था? तो रेवतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए और कपास की गिरती कीमतों और अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि की गई, इसीलिए ये आंदोलन को चलाया गया था। सत्याग्रह जो कि 1917 में चला था। प्रभावित क्षेत्र चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी। तीन कठिया प्रणाली के विरोध में चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में चला था। प्रभावित क्षेत्र खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई ने इसका नेतृत्व किया था। फसल बर्बाद हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जा रहा था, इसीलिए ये आंदोलन को चलाया गया था। अवध किसान आंदोलन 1920 में चलाया गया था। प्रभावित क्षेत्र प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद था। ठीक है, नेतृत्वकर्ता झिंगुर लाल सिंह और बाबा रामचंद्र थे। क्यों चलाया गया था? अवध लगान एवं बेदखली अधिनियम लागू किया गया था और अवध मलगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी के लिए भी ये चलाया गया था। एका आंदोलन जो कि 21 से 22 तक चला था। प्रभावित क्षेत्र बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर थे। किसके नेतृत्व में चला था? तो मदारी पासी के नेतृत्व में चला था लगान में वृद्धि के कारण। मोपला विद्रोह इसका द्वितीय चरण 1921 में चला था। मालाबार क्षेत्र प्रभावित। अली मुदलियार के नेतृत्व में अधिक लगान और बेदखली के लिए चलाया गया था। बरदोली सत्याग्रह 1928 में चला था। सूरत और बरदोली तालुका इससे प्रभावित थे। सरदार वल्लभ भाई ने नेतृत्व किया था और लगान में बढ़ोतरी के कारण इसको चलाया गया था। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 34 तक चला था। जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर और लैलपुरा शेखपुरा ये प्रभावित क्षेत्र थे। सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा ने इसका नेतृत्व किया था। क्यों चलाया गया था? तो भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालिक कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण था और राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, ये सारे इसके मुख्य कारण थे। अगला है तेभांगा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में चला था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना ये प्रभावित क्षेत्र थे। कंपाराम भवन सिंह और मूली सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदार को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। इन्हीं कारणों से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कौन सा? तेभागा। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तक चला। प्रभावित क्षेत्र तेलंगाना, इसमें नेतृत्व सभी ने किया था। ठीक है, कारण क्या था? तो निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। चलिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं कि भारत का स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। आंग्ल प्राच्य विवाद, ठीक, किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से संबंधित है। आगे आपको ध्यान रखना है कि भारत में शिक्षा प्रसार हेतु जो आंग्लवादी लोग थे, ये यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा भाषा के समर्थक थे, जबकि जो प्राच्यवादी थे वो भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा
किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र को, जो कि 1854 में आया था। ठीक है। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? तो वर्ष 1857 में हुई थी। मनुस्मृति वो प्रमुख ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में और कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मनुस्मृति पहला ग्रंथ है जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। ठीक है। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक है। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो डीके कर्वे। ठीक है, डीके कर्वे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। वर्ष 1817 में डेविड हेयर ने के सहयोगों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स टॉमसन के द्वारा। अब प्रमुख शिक्षा आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी हम देख लेते हैं, और किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई थी। सबसे पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। हंटर आयोग 1882 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। रैले आयोग 1902 में, लॉर्ड कर्जन के काल में। सैंडलर आयोग 1917 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इंचकैप आयोग 1923 में, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। हॉर्टोंग समिति 1929 में, लॉर्ड इरविन के काल में। लिंडसे आयोग 1929, लॉर्ड इरविन के काल में। सार्जेंट आयोग 1944, लॉर्ड बेवेल के काल में। राधा कृष्णन आयोग 1948, लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछेगा कि वर्धा योजना किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। आगे हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजेट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 1780 में किया गया था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो नवीन चंद्र राय थे। कौन थे? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से होती थी। ठीक है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। ठीक है। तो आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। कब किया था? तो 1882 में। ठीक है। इसलिए रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियोट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तो तारकनाथ दास ने किया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि बिजौलिया आंदोलन था, उसको प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थिक ने क्या कर दिया था?
संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। ठीक है। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो स्टेट्समैन का। ठीक है। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो वर्ष 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 1920 में किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर ने। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है। संदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा का पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक। ठीक है। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पटना से होता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा था, क्या लिखा था? कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक है। ये इंडियन मिरर अखबार ने लिखा था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन समाप्त होने के ठीक बाद। ठीक है ना। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा अभ्युदय पत्रिका के पश्चात लीडर का संपादन किया गया था। आगे है प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है। बंगाल गजट 1780 में प्रकाशन वर्ष था। जेम्स अगस्ट हिकी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। और अंग्रेजी भाषा का ये अखबार था। अगला है बंगाल गजट, ये 1816 में। ठीक है। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। स्थान कहाँ था? कलकत्ता। किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में। समाचार दर्पण 1818 में मार्समैन के द्वारा किया गया था। ये भी कहाँ? कलकत्ता में। और ये बंगाली भाषा में था। दिग्दर्शन इसका स्थापना वर्ष 1818 में मार्समैन के द्वारा ही किया गया था, कलकत्ता में। और ये बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदी 1821 में। ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। और ये बंगाली भाषा में था। मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। और ये फारसी भाषा में था। बॉम्बे समाचार 1822 में फरदुंजी मर्जबान के द्वारा कहाँ किया गया था? बम्बई में। ये गुजराती भाषा में था। बंगदत्त 1830 प्रकाशन वर्ष। द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर ने इसका स्थापना किया था। कहाँ पे? कलकत्ता। और ये बंगाली भाषा में था। जामे जमशेद 1831 में पीएम मोतीबाला ने कहाँ पे? बम्बई, फारसी भाषा में था। रफ्त गुफ्तार 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहाँ? बम्बई में, गुजराती भाषा में था। सत्य प्रकाश 1852 करसोन दास मूलजी ने किया, अहमदाबाद में। भाषा क्या था इसका? गुजराती भाषा में था। हिंदू पैट्रियोट 1853 में गिरीश चंद्र घोष हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। कहाँ? कलकत्ता में। किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। सोम प्रकाश 1859 में ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता में, बंगाली भाषा में था।
इंडियन मिरर 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, अंग्रेजी भाषा में था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में किया गया था, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? बम्बई में, और ये किस में था? अंग्रेजी में था। इंदु प्रकाश 1862 में जस्टिस रनाडे ने किए थे। कौन किए थे? जस्टिस रनाडे, बम्बई में, मराठी भाषा में था। नेटिव ओपिनियन 1864 में वीएन मांडलिक ने, बम्बई में, और ये भी अंग्रेजी भाषा में था। पोयनियर 1865 अंग्रेजी प्रेस के द्वारा किया गया था। कहाँ? इलाहाबाद में, भाषा क्या था? अंग्रेजी। कवि वचन सुधा 1867 में, ठीक है, 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था, वाराणसी में किया गया था, ये हिंदी भाषा का था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा कहाँ किया गया? कलकत्ता में, बंगाली भाषा का था। मद्रास मेल 1868 में, ये अंग्रेजी प्रेस के द्वारा मद्रास में किया गया था, अंग्रेजी भाषा का था। बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा कलकत्ता में, बंगाली भाषा का था। द ट्रिब्यून 1881 सर दयाल सिंह मजाठिया के द्वारा लाहौर में, और ये भी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। हिंदी प्रदीप 1877 बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा वाराणसी में, ये भी हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। हिंदू 1878 में वी राघवाचारी के द्वारा मद्रास में, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है। बंगाली 1879 में एस एन बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में, और अंग्रेजी भाषा का था। बंगवासी 1881 में जोगिंदर नाथ बोस, और कलकत्ता में किस भाषा में था? बंगाली। मराठा 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बम्बई में स्थापना, और अंग्रेजी भाषा में छपता था। केसरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बम्बई में, मराठी भाषा में छपता था। इंडिया 1890 दादा भाई नेहरूजी, बम्बई में, और अंग्रेजी भाषा में छपता था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 सचितानंद सिन्हा, दिल्ली, और अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू 1900 में जी.ए. नटेसन के द्वारा मद्रास में छपता था, और अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन ओपिनियन प्रकाशित वर्ष 1903 महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में, अंग्रेजी भाषा का अखबार था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में, अंग्रेजी भाषा में था। युगांतर 1906 भूपेंद्र दत्त वारिंद्र घोष के द्वारा कहाँ? कलकत्ता में, किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था। वंदे मातरम 1909 लाल हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा कहाँ पे? पेरिस में, अंग्रेजी भाषा में छपता था। प्रताप 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कहाँ पे? कानपुर में, और ये हिंदी भाषा में छपता था। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखने हैं। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति,